गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा फिजिक्स में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पहले मैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको पढ़ा चुका हूँ। दूसरा इनर्शिया एंड मास भी मैंने आपको उस दिन बताया था, मास और वेट के अंदर डिफरेंस बताया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया था बेटा, मोशन के 3 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ मैं बता चुका हूँ, सेकंड लॉ आज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हम देखें पैराग्राफ में क्या है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट व्हेन एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इट्स वेलोसिटी चेंज। कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। दैट इज द ऑब्जेक्ट गेट्स एन एक्सीलरेशन। अब जब उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा तो उसके अंदर कुछ एक्सीलरेशन आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या थी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी in per unit time is known as एक्सीलरेशन। यही था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगा पर यूनिट टाइम में, किसी पर्टिकुलर समय में, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन। तो आप जब किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। वेलोसिटी में चेंज होगा यानी कि वेलोसिटी का चेंज क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। इसके बाद कह रहा है वी वुड नाउ लाइक टू स्टडी हाउ द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द फोर्स अप्लाइड टू इट एंड हाउ वी मेजर अ फोर्स। क्या था कि ये अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसी अगर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही है तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो कैसे चेंज हो रहा है, कि एक्सीलरेशन कैसे डिपेंड होता है किसी फोर्स पर जो अप्लाइड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर। लेट अस रिकनेक्ट सम ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ ड्यूरिंग द गेम ऑफ टेबल टेनिस। इफ द बॉल हिट्स ए प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम। अगर कोई टेनिस गेम में अगर कोई टेनिस बॉल किसी प्लेयर को लग जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ना ही वो उसे हर्ट करेगी, ना उसे कोई चोट पहुंचाएगी। और अगर ऑन अदर हैंड व्हेन फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल हिट्स ए स्पेक्टेटर, कि अगर कोई प्लेयर है, फील्डर है, उसको एक फास्ट बॉल लग जाए क्रिकेट की तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है, उसकी चोट लग जाती है। ठीक है, ऐसे ही इट एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग ए रोड साइड, ये था आपका ए ट्रक एट रेस्ट डज नॉट रिक्वायर एनी अटेंशन व्हेन पार्क्ड अलोंग ए रोड साइड। अगर कोई ट्रक रोड साइड खड़ा है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बट ए मूविंग ट्रक इवन एट स्पीड एज लो एज 5 मीटर सेकेंड, अगर कोई ट्रक 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भी चल रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बहुत ही स्लो स्पीड से भी अगर वो चल रहा है, मे किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ, अगर उसके रास्ते में कोई व्यक्ति आ जाए तो वो उसे भी मार सकता है। ऐसे ही स्मॉल मास सच एज ए ब्लट में किल अ पर्सन व्हेन फायर्ड फ्रॉम ए गन। जो ब्लट होती है, जो गोली होती है बंदूक की, अगर वो बंदूक से निकले तो वो किसी भी व्यक्ति को मार सकती है। ठीक है, जबकि उसका मास क्या था? काफ़ी कम था। दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट द इम्पैक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। तो इस सारे निष्कर्ष से, इस पूरे एग्जाम्पल्स से, सभी से हमें ये पता चला कि जो किसी भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसकी फोर्स किस पे डिपेंड होती है? मास और वेलोसिटी पर। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मास है और वेलोसिटी है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर मास नहीं है, वेलोसिटी है तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर मास है, वेलोसिटी नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। इन दोनों का होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, किसी को हर्ट नहीं कर सकता। ठीक है क्लास। उसके बाद
Similarly, if an object is to be accelerated, we know that a greater force is required to give a greater velocity. अगर किसी को higher acceleration आपको देना है तो उसे higher velocity आपको देना पड़ेगा. In other words, there appears to exist some quantity of importance that combines the object's mass and its velocity. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से आपको अच्छा इम्पैक्ट निकालना है, उसकी जो करना है, तो आपको मास और इसकी वेलोसिटी अच्छी रखनी पड़ेगी. ऑन सच प्रॉपर्टी कॉल्ड मोमेंटम. एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मास और वेलोसिटी की स्टडी आप करोगे, ठीक है, पढ़ोगे बेटा, वो मोमेंटम होता है. और ऐसा सिंबल ऑफ मोमेंटम याद रखना बेटा, क्या होता है? P. ठीक, नेक्स्ट पढ़िए. स्मॉल p में आपको डिफाइन करना, P ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास m एंड वेलोसिटी. तो मोमेंटम की डेफिनेशन निकल के आई है यहाँ से, क्या? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of an object. क्लियर? तो आपका P इजगल टू m इंटू V होगा. ठीक है क्लास? उसके बाद मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. बेटा मोमेंटम जो होता है, ठीक है, दो चीज आपने सुनी होंगी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड. और जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है. यानी कि अगर आप इस पर फोर्स लगाओगे तो ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के साथ साथ कोई वैल्यू भी रखेगी. जैसे 10 मीटर इन साउथ, 10 मीटर इन नॉर्थ. क्लियर? तो नॉर्थ क्या है? डायरेक्शन, और 10 मीटर क्या है? इसका मैग्नीट्यूड. क्लियर? इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी. अब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में इसके मोमेंटम का डायरेक्शन होगा. द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. एसआई यूनिट क्या थी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसे हम लिख सकते हैं kg इंटू एम एस माइनस 1. क्यों? क्योंकि आपने देखा था बेटा, जो मास था, मास को हम किस में मेजर करते हैं? kg में. वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या था भाई? ये भी एक डिस्टेंस होता है. डिस्टेंस को हम किस में चेक करते हैं? मीटर में. और ये पर यूनिट टाइम में हो रहा था. मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर हो रहा होगा, तो आपका टाइम किस में मेजर करते हैं हम? सेकंड में. अब अगर हम देखें, जो P इजकल टू था m इंटू वी था, m kg. इसमें बेटा टाइम भी आपने लिया था kg इंटू m अपॉन s. s को जब आप ऊपर लेके जाओगे, मैथ में पढ़ा रहा हूं मैं बेटा, आपको याद रखना, एक्सपोनेंट में ही मैं सिखा रहा हूँ आपको कि अगर पावर माइनस में है तो उसे अपॉन में ले आते हैं, अगर अपॉन में माइनस में है तो उसे ऊपर ले जाते हैं, और पावर माइनस में हो जाती है kg इंटू एम इंटू एस माइनस 1. तो इसकी जो यूनिट बनेगी kg m s माइनस 1. क्लियर? तो देख सकते हैं आप, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू पर सेकेंड. Since the applications of an unbalanced force brings a change in the velocity of the object, it is therefore clear that a force also produces change of momentum. यानी कि आपने ये देखा है कि अगर हम उसकी वेलोसिटी में चेंज करेंगे तो मोमेंटम पे इफेक्ट पड़ेगा. अब मोमेंट वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब किसी पे आप फोर्स लगाओगे. तो इससे हमें क्या क्लियर होता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो हम उसके मोमेंटम में भी चेंज करते हैं. Let us consider a situation in which a car with a dead battery is to be pushed along a straight road to give it a speed of 1 meter per second, which is sufficient to start its engine. आपने देखा होगा कि अगर किसी की गाड़ी बंद हो जाए, कार बंद हो जाए, तो हम उसे धक्का लगा के स्टार्ट करते हैं. अगर हम उसे 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड भी दें,
अगर हम उसे 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड भी दें तो वो उसके इंजन के लिए काफ़ी होती है स्टार्ट होने के लिए। इफ़ 1 और 2 पर्सन्स गिव अ सडन पुश अनबैलेंस फोर्स टू इट, अगर एक या दो व्यक्ति एक साथ अनबैलेंस फोर्स लगाएं, एक इधर से लगा रहा है एक उधर, तो हम उसे स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है मुश्किल से एक डायरेक्शन में हो जाए तो स्टार्ट हो जाए, ठीक है, इट्स हार्डली स्टार्ट। बट कंटिन्यूस पुश ओवर सम टाइम रिजल्ट इन ए ग्रेजुअल एक्सीलरेशन ऑफ द कार टू हिज स्पीड। और अगर हम एक ही डायरेक्शन में उसे पीछे से धक्का लगाएं या फिर आगे से कहीं से भी डायरेक्शन में, ठीक है, उसके फ्रंट साइड से या बैक साइड से अगर हम उसे पुश करें तो उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पीड मिलेगी, उसका एक्सीलरेशन चेंज होगा जिसकी वजह से वो स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स दैट द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट आल्सो बाय द टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एक्सर्टेड। ये डिपेंड सिर्फ मैग्नीट्यूड पे नहीं करती कि अब मैग्नीट्यूड आपने फोर्स लगा दी और स्टार्ट हो गई, वो डिपेंड करती है टाइम। आपने फोर्स लगाया, लगाते रहे तो एक साथ तो स्टार्ट नहीं करते, जब उसकी स्पीड अच्छी बन जाती है तब हम उसे स्टार्ट करते हैं। तो स्पीड कब बनी, हमने टाइम को एनालाइज किया, पहले टाइम देखा कि हाँ अब समय है इसे स्टार्ट करने का, तब हमने इसे स्टार्ट किया। फोर्स तो स्टार्टिंग से लगाई थी लेकिन फोर्स लगाते ही स्टार्ट नहीं करते, कुछ समय तक उसे चलने देते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें टाइम भी डिपेंड करता है। इट मे देन आल्सो बी कंक्लूड दैट द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइम रेट एट विच द मोमेंटम इज चेंज। तो अब इससे हमें पता चला कि भाई फोर्स तो जरूरत है ही है किसी मोमेंटम में चेंज करने के लिए, पर्टिकुलर टाइम की भी जरूरत होती है कि उसको मोमेंटम में चेंज लाने के लिए। इससे मिलता है हमें द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to the applied force applied unbalanced force in the direction of force। क्लियर? जो मोमेंटम में चेंज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो प्रोपोर्शनल होता है उसमें जो फोर्स आपने लगाई है और किस डायरेक्शन में आपने लगाई है, ठीक है। अगर इसे हम मैथमेटिकली शो करें, क्या होगा कि आपके पास कोई भी आपने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट लिया आपने m, वेलोसिटी क्या होगी उसकी बेटा v, ठीक है। तो क्या पढ़ा था हमने कि कोई भी ऑब्जेक्ट में क्या होगा भाई, स्टार्टिंग में कोई उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी या हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी को हम डिटरमाइन करेंगे u से। तो p इजकल टू क्या होता है m इंटू वी, v में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा p इजकल टू m इंटू v माइनस यू, पर्टिकुलर टाइम में हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको मिला और इस पे जो अप्लाइड फोर्स आप लगाओगे तो F इजकल टू हो जाएगा, वो फोर्स ही आपने लगाई थी, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी के। फोर्स क्या था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्लियर।
तो यहाँ से अगर हम कांस्टेंट लगाएं, के कांस्टेंट ले लें, तो एफ इजकल टू हो जाएगा के एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। बेटा ए इजकल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, पीछे बताया था मैंने अभी। तो एफ इजकल टू क्या हो जाएगा, के एम इंटू ए। अगर हम निकालें किसी ऑब्जेक्ट का 1 यूनिट फोर्स इस फॉर्मूले से, तो क्या होगा बेटा, मास कितना लेना पड़ेगा हमें उसका, 1 kg, एक्सीलरेशन क्या लगेगा 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू भी आपकी आल्सो 1 हो जाएगी। F इजिकल टू जो आएगा वो आएगा बेटा मास इनटू एक्सीलरेशन। ये फॉर्मूला बेटा हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिलता है, F इजिकल टू ma। फिर वही बात, इसकी SI यूनिट अगर हम देखें, द SI यूनिट ऑफ फोर्स इजिकल टू क्या होगी बेटा, kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड माइनस 1 2। ठीक है, एक्सीलरेशन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, अगर हम इसकी जगह आप लिख सकते हो न्यूटन। न्यूटन ने बेटा ये लॉ दिया था, ठीक है, तो उनके नाम पर ये इनका SI यूनिट किसकी, फोर्स की रख दी गई थी, kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड पर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसकी जगह हम इसे डायरेक्ट न्यूटन बोलते हैं। तो कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम देखते हैं तो फोर्स इक्वल टू क्या आता है, उसकी SI यूनिट न्यूटन। याद रखना, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। क्लियर क्लास? The second law of motion gives us a method to measure the force acting on an object as a product of its mass and acceleration। अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें मिलता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगी है तो वो क्या है, उसके मास में चेंज और पर्टिकुलर एक्सीलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड acceleration। The second law of motion is often seen in action in our everyday life। Have you noticed that while catching a fast moving cricket ball, a fielder in and ground gradually pulls his hands backwards with the moving ball? In doing so, the fielder increases the time during which the high velocity of the moving ball decreases to zero. Thus, the acceleration of the ball is decreased and therefore the impact of catching the fast moving ball is also reduced. If the ball is stopped suddenly, then its high velocity decreases to zero in a very short initial of time. Thus, the rate of change of momentum of the ball will be large। बेटा अगर आप देखा होगा, जो क्रिकेट इसमें आपको दिख रहा है कि क्रिकेट की बॉल आई और फील्डर ने उसे कैच करने के लिए अपने हैंड्स को पीछे की ओर लिया और बॉल को आराम आराम से उसे रोका, तो उसे क्या होगा कि उसकी जो वेलोसिटी थी वो आराम पर यूनिट टाइम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और वेलोसिटी कम करने के लिए, ठीक है, तो वेलोसिटी कम करने के लिए आप जितना ज़्यादा टाइम लोगे वो उतना ही कम आपको हर्ट करेगा। और अगर आप एक साथ उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है, एक साथ चेंज करते हो, बॉल को अगर वहीं के वहीं पकड़ लो तो आपके हाथों को काफ़ी हर्ट करेगा, वो चोट पहुंचा देगा। कि आपने क्या करा कि हाई वेलोसिटी थी उसे एक साथ जीरो पे ले आए, ठीक है, तो आराम आराम से जीरो पे लाओगे तो वो हर्ट नहीं करेगी, और एक साथ जीरो पे लाओगे तो आपको हर्ट करेगी। तो इससे हमें क्या मिला, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल विल बी लार्ज। Therefore, a large force would have to be applied for holding the catch that may hurt the palm of the fielder। उसके हथेलियों को चोट पहुंचा सकता है कि अगर वो एक साथ उसे रोकेगा तो। In the high jump athletics event, the athletes are made to fall either on a cushioned bed or on a sand bed. This is to increase the time of an athletic's fall to stop after making the jump. This decreases the rate of change of momentum and hence the force। Try to ponder how a karate player breaks a slab of ice with a single blow। अब यही है कि वो एक ऐसी स्पीड से टाइम पर वेलोसिटी इतना अप्लाई करते हैं जिससे क्या हो, वो आइस के टुकड़े को तोड़ सकें
ठीक है, जो कराटे प्लेयर होते हैं। ठीक है बेटा, उससे आगे है द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी मैथमेटिकली स्टडी, वही F इजकल टू एम ए इजकल टू क्या होता है V माइनस यू। अब स्टार्टिंग में जब आपका कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या फिर चल रहा है तो V इजकल टू यू के इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ जब कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो, फर्स्ट क्या पढ़ा था आपने कि आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो तो F इजकल टू जीरो होगा। जहाँ F इजकल टू जीरो होगा वहाँ V इजकल टू यू हो जाएगा। ठीक है, और V इजकल टू यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इजकल टू फाइनल वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट वहीं की वहीं रुका हुआ है, यानी कि अपनी ही पर्टिकुलर स्पीड में अगर चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका हुआ है तो रुका रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब देखिए एग्जांपल नेक्स्ट, ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। मास m है 5 kg, a की वैल्यू क्या है और t की वैल्यू क्या है 2 सेकेंड। इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। Find the magnitude of applied force. Now, if the force was applied for the duration of 5 seconds, what would be the final velocity of that object? U है बेटा 3 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, V है आपकी 7 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपका 2 सेकेंड है, मास आपका kg है। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू V इक्वल टू U माइनस अपॉन T। अगर हम इनकी वैल्यू इनमें पुट करें तो क्या आएगा, F इक्वल टू 5, 7 माइनस 3 अपॉन 2, तो फोर्स कितनी आ गई आपकी 10 न्यूटन। ठीक है, नाउ इफ दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अगर t इजकल टू 5 सेकेंड कर दिया जाए तो 2 की जगह 5 रखना बेटा, या फिर आप v की वैल्यू निकाल लो क्योंकि इसने अलग से वो दिया है। देन द फाइनल वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग v। इससे फॉर्मूला मिल गया हमें किसका भाई, आपका फॉर्मूला था F इजकल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से अगर हम v का फॉर्मूला निकालें तो क्या आएगा, F इंटू टी अपॉन m इजकल टू v माइनस यू। v u को उधर लाओगे तो u प्लस एफ टी अपॉन एम आ जाएगा इजकल टू v की वैल्यू। अब आपको u भी पता है, एफ टी भी पता है और m भी पता है, क्या क्या है वैल्यू पुट कर दो बेटा इसकी। v इजकल टू आएगा आपका 3 प्लस फोर्स क्या थी 10 न्यूटन, टाइम क्या था 5 अपॉन 5 इंटू ये हुआ तो आपका बचा 3 प्लस 10 इजिकल टू 13 मीटर पर सेकेंड न्यू वेलोसिटी। क्लियर बेटा, तो इससे आपका 9.1 एग्जाम्पल में यही चीज़ पूछी थी उसने कि अगर उसकी फोर्स क्या होगी और इसका अगर हम 5 सेकेंड के लिए फोर्स लगाएं तो न्यू वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, which would require a greater force acceleration of 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकेंड और 4 kg मास ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहा है कि किसको ज़्यादा फोर्स चाहिए एक्सीलेट करने के लिए। अगर कोई पहला ऑब्जेक्ट हमारे पास 2 kg का, उस पर हम 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास 4 kg का है, उस पर हम क्या लगा रहे हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्यूशन में इक्वेशन क्या है, फोर्स आपका m इंटू ए होता है, पता है आपको फॉर्मूला। हियर वी हैव m1 आपको 2 kg, a1 आपका 5 मीटर, m2 आपका 4 kg, a2 आपका 2 मीटर पर सेकेंड। 10 F इजकल टू ये 5 टू 10 आ जाएगा और दूसरे में क्या है 4 टू 8, यानी कि फर्स्ट वाले को आपको हायर फोर्स देनी पड़ेगी। दस एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। क्लियर, तो आज के लिए बेटा इतना ही, आगे हम कल करेंगे। थैंक यू क्लास।